बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। लेक्चर नंबर 1 कंपनी लॉ कैफ 7। और अपने आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो ये हैं: इंट्रोडक्शन, सिलेबस, ग्रिड, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और स्टडी मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मुख्तसर सा तारुफ़ है, मोहम्मद शकील ताहिर और MA LLB मेरी क्वालिफ़िकेशन है और पिछले तकरीबन 19-20 साल से लॉ पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज़ माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ लॉ। इतने अरसे से, मतलब लॉ क्वालिफाई करने से लेके ही पढ़ाना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह लॉ पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है, बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ। जो हमारा ये सब्जेक्ट है कैफ 7, इसका सिलेबस और उसकी ग्रिड अभी डिस्कस करते हैं। 5 पोर्शंस में आई कैप ने इसको डिवाइड किया है: ग्रिड A, ग्रिड B, ग्रिड C, ग्रिड D और ग्रिड E। ग्रिड A को उन्होंने कैप्शन दिया है इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स का। और इस ग्रिड के अंदर इस एरिया में 3 चैप्टर्स आते हैं: चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5। जैसे कि इस लफ्ज़ से थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो रहा होगा, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी कैसे बनाई जाती है, इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन। अगर आपको लफ्ज़ मुश्किल लगे आप आसान लफ्ज़ लिख लें, कोई मसला नहीं। फॉर्मेशन, कंपनी बनानी कैसे है, कैसे कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो और ये है भी चैप्टर नंबर 1 आपका, ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स। आप चूँकि ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर ऑब्वियसली कैफ में जो दूसरे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आपको शेयर्स का आइडिया है, इसलिए आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो हमने इन डेप्थ जाके ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बट ये जो इनकॉर्पोरेशन और इशुएंस ऑफ शेयर्स है, इन टॉपिक्स को जिन जिन चैप्टर्स में बयान किया गया है वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 5 है। ठीक हो गया जी, ये आपकी ग्रिड A है। अच्छा, ग्रिड B में चलें तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका नाम है ग्रिड का, या यूँ कह लें कि जो हमारे सिलेबस का एरिया है। और इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 10। ये 3 चैप्टर्स इसमें आते हैं। अच्छा, ग्रिड C की बात करें तो इसमें मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इन टॉपिक्स को जिन जिन चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया गया है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8। जैसे थोड़ा सा आप देखें, आइडिया आपको हो रहा होगा मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स के अहम फैसले करने के लिए ऑब्वियसली मीटिंग्स होल्ड करना ज़रूरी है। अब मीटिंग्स किस किस तरह की हैं, लाइक बोर्ड मीटिंग, टाइटल सुना हुआ आपने। अच्छा, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग्स। तो इन वंस अगेन मैं कह रहा हूँ इन डेप्थ तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर शुरू होंगे, अभी तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसी तरह कंपनी की मैनेजमेंट को रन करने के लिए जिन लोगों का बहुत अहम रोल है वो भला कौन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कंपनी के अंदर कुछ और ऑफिसर्स भी होते हैं, उनके ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया गया, वो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो इस तरह ग्रिड C के अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं, 3, 4 और 8। ग्रिड D में आए तो अकाउंट्स और डिविडेंड्स, और इनके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। लेफ्ट अकाउंट से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं आप लोग, जैसे एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके हो गया जी। पीरियडिकल अकाउंट्स जिसे आप कहते हैं हाफ ईयरली अकाउंट्स,
तो ये तमाम चीज़ें लॉ के पर्सपेक्टिव में हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो ये हम यहाँ इस एरिया में पढ़ेंगे। इसी तरह इस लफ्ज़ से भी आप वाकिफ़ हैं, डिविडेंड, लेकिन हम इंशाल्लाह लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वो मुनाफा, प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके शेयर्स की बुनियाद पे, जो उनकी अल्टीमेट कमाई है, और ऑब्वियसली इसीलिए तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। तो डिविडेंड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर डिविडेंड की टाइप्स यहाँ पे आएंगी, जैसे कि फाइनल डिविडेंड, जैसे कि इंटरिम डिविडेंड। ओके हो गया, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। कब कब पे किया जाना है, कितने टाइम के अंदर अंदर ये पे किया जाना ज़रूरी है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर विद इन द ड्यू टाइम ये डिविडेंड पे ना किया गया तो, और उससे क्या सज़ा होगी, उसकी पेनल्टी क्या होगी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ठीक हो गया। और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं कि जिसमें डिविडेंड विदहोल्ड किया जा सकता है। विदहोल्ड मतलब रोका जा सकता है, और विदहोल्ड किया जाना कोई क्राइम नहीं होगा, कोई ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये तमाम बातें हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ग्रेड डी के अंदर, चैप्टर 9 और 11 के अंदर। एंड द लास्ट ग्रेड इज़, जिसका टाइटल क्या है, वाइंडिंग अप, और ये अकेला एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जो सिर्फ वाइंडिंग अप के ऊपर है। वैसे बाय द वे गैस कीजिए, वाइंडिंग अप से मुराद कंपनी को डिज़ोल्व कर देना, कंपनी की डिसोल्यूशन, कंपनी का वाइंड अप हो जाना। सो बहुत यहाँ पे तफसील से प्रोविजंस बताई गई हैं। वाइंडिंग अप किस किस तरह की होती है, ठीक हो गया, लाइक वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, ठीक है, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे। ये आपको पता है, आपने कहा कि पहले तो ये उस वक्त नहीं था, तो ये न्यूली एडेड ये चैप्टर है, ठीक है। आप में से वो स्टूडेंट्स के जो पहले पढ़ चुके हैं लॉ पुराने ज़माने में और अब दोबारा पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये पहले टॉपिक नहीं हुआ करता था, अब ये टॉपिक सिलेबस में है, जिसका नाम क्या है, वाइंडिंग अप। तो इस तरह आपने देखा, पहला हमारा लफ्ज़ क्या था, अगर आप मुझे बता सकें, क्या मतलब इनकॉर्पोरेशन? फॉर्मेशन मतलब कंपनी का वजूद में लाना, और एंड कहाँ पे हो रहा है, वाइंडिंग अप। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं कि हम कंपनी के बनने से लेकर कंपनी के ख़त्म होने तक सारा कुछ यहाँ पढ़ेंगे, बोलें? वैसे ये भी कह सकते हैं कंपनी की इब्तिदा से लेकर कंपनी की इंतहा तक क्या कहा जा सकता है? अच्छा, फिर ये भी कह सकते हैं कंपनी की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, बोलें? तो ये भी हम कह सकते हैं, ये उसकी पैदाइश है और ये उसकी क्या है, मौत होगी, ठीक है। तो ख़ात्मा। तो ये है जी ओवरऑल हमारा सिलेबस के कंटेंट्स, ग्रेड। अच्छा, इधर आ जाए ज़रा, जो आपके लिए बड़ी अहम बात है, जो कि अल्टीमेटली तो आपने पेपर में अपीयर होना है। किस किस पोर्शन में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? तो जो ग्रिड ए है, जिसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 3। कौन से? 1, 2 और 5। इन तीनों चैप्टर्स में से जो आपको इम्तिहान में सवालात आएंगे वो होंगे 15 से 20 नंबर के बीच में, ठीक हो गया। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। और दिलचस्प बात यह है कि आई कैप इसको फॉलो भी करता है, और अगर हम एक एग्जैक्ट मतलब नंबर देखना चाहें तो आप कह लें कि इसके इन बिटवीन, जैसे कि कितना बनता है, फॉर एग्जांपल 17 कह लें, तो 17-18 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आपको आएंगे, 15 से कम नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं। जो सेकंड पोर्शन है आपका ग्रेड बी जो है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस पोर्शन में से ये 3 चैप्टर्स हैं, 6, 7 और 10। इसमें से कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 25। सो मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। और यहाँ भी अगर आप देखें तो मिड को एक ले आएँ, लाइक 23 तक बन जाएगा मेरे ख्याल, ठीक है। तो 22-23 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर आपकी ग्रेड सी है, मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स। तो इस पोर्शन में से भी 20 से 30 नंबर के सवालात आपको पेपर में आएंगे और आते हैं।
और यहाँ वैसे एग्जैक्ट करना बहुत आसान है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट कितने बन रहे हैं, हाफ, मिडल में 25 बन रहे हैं। तो इतने मार्क्स के क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आपको आते हैं। गुड हो गया जी। आगे चलें, नेक्स्ट कौन सा बोला, ग्रिड डी। और ग्रिड डी में 2 चैप्टर्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, अकाउंट्स और डिविडेंड्स के। इन दोनों चैप्टर्स में से 15 से 20 नंबर के सवाल, ठीक हो गया। और अगर ज़रा एवरेज की बात करें तो 17-18 मार्क्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड लास्ट ग्रिड इज ग्रिड ई। एक ही चैप्टर है लेकिन आप नंबर चेक करें, आप 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर में से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स के लिहाज से भी आप देखें कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। ऊपर आप पढ़ते रहे, देखें यहाँ 3 चैप्टर्स को मिला के तो 15 से 20 नंबर थे, ऐसा ही है। यहाँ देखें 2 चैप्टर्स को मिला के 15 से 20 नंबर थे। और यहाँ पे क्या है, ग्रिड ई में वाइंडिंग अप एक चैप्टर है और सिर्फ एक चैप्टर में से 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया किस चीज़ का, हमारा सिलेबस, उसमें चैप्टर्स और किस ग्रेड में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इम्तिहान में आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं वो है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। हमारा 2 किस्म के सवाल आते हैं। अब ये बात भी आपके लिए समझना आसान है चूँकि ऑलरेडी आप कैफ के पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। सो 2 किस्म के क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्टिव जो कि 15 नंबर के MCQs हैं और दूसरा सब्जेक्टिव जिसमें 85 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन की नेचर है ना, ख़ास तौर पे सब्जेक्टिव की बात करूं तो वो 2 किस्म के, एक को हम कहते हैं केस स्टडीज़ जिसको आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसको आप ये भी कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने ईजाद किया हुआ है, कौन से, रट्टा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, इन दोनों में से भला ज़्यादा मुश्किल कौन सा होगा? चूँकि बिज़नेस लॉ आपने पढ़ लिया और पेपर अभी आप दे के आए हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रा टेक्निकल होते हैं। और अगर आपको एनालिसिस करूं बच्चों, एनालाइज करें, तो बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ के सिनेरियोज़ को अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपनी लॉ के सिनेरियोज़ ज़्यादा टेक्निकल आते हैं। ये डरा नहीं रहा, पहले से आपको आगाह कर रहा हूँ। यानी उसमें भी अच्छे सिनेरियोज़ पेपर में आते हैं, लेकिन जो कैफ 7 है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का वो हाई है। लाइक जैसे कि ये पेपर ग्रुप बी में और उसी तरतीब से फिर इसका जो टेस्टिंग क्राइटेरिया वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। तो अपनी क्लास के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा इंशाल्लाह, देखिए पढ़ना तो है ही है, जो चीज़ें सीखनी तो हैं ही हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अब मैं अपनी क्लास का आपको मॉडल बताता हूँ। यानी सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। मसलन ये नहीं कह देना कि अच्छा यार ये जो लिखा हुआ है इसको रटा मार लेना, ठीक है। उस पर तसल्ली नहीं होती अगर मेरी अपनी जाती बहस ये टीचर, ठीक है। तो इन डेप्थ जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करना, और जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ अगर कहीं पे लिखी हुई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे के लिए आसान से आसान अल्फाज में उसको प्रेजेंट कर दूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। और कहीं पे ये ना आपको कहा जाए कि अच्छा यार ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे ही इसको रटा मार लें, ठीक है। ये चीज़ समझाने वाली नहीं है, नो। जब तक आप, अच्छा वैसे मज़े की बात है, जब तक आपको किसी टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आपका रटा भी नहीं लग सकता उसके बारे में। डू यू एग्री? रटा मारने के लिए भी समझ आनी ज़रूरी है कि उस पैराग्राफ में या उस प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है।
सो इसलिए ज़्यादा फोकस मेरा इसी पे होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को दी जाए टॉपिक्स की। और यही चीज़ अब आप ज़हन में बिठा लें कि हमारा जो स्टडी पैटर्न होगा वो यही होगा। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात, केस स्टडीज़ जो हमारी क्लास का पैटर्न चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस। वजह जैसे कि अभी आपको बताया कि ज़्यादातर एक तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं, और फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी टेक्निकल आते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस लॉ। तो इसलिए हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होगा कि हम केस स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, ताकि जब हमारी इस क्लास के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जाएं तो दुआएं दें कि जी हमने पूरे सेशन में बड़ी प्रैक्टिस की थी। किस चीज़ की? केस स्टडीज़ की और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। और वहाँ पे समझने में आपको दिक्कत ना हो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टडी मटेरियल का, हमने पढ़ना कहाँ से, तो ज़्यादा सेफ़ सिक्योर जो किताब है वो ICAP की है। स्टडी टेक्स्ट जो है वहीं से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अलबत्ता आई विल ट्राई कि मैं आपको साथ साथ जो कोई ब्रीफ नोट्स हैं वो भी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन देता रहा हूँ। ठीक हो गया? मतलब पढ़ना वहाँ से है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मैं आपको देता रहूँगा, साथ साथ मैं आपको दूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो मकसद ये है कि अगर कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप समझते हैं यार ये तो बहुत ही टफ़ लिखी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, ठीक है। समझा तो क्लास में चुके ही होंगे, लेकिन फिर उसको लर्न भी तो करना है ना। तो लर्न करने के लिए कुछ आसान से अल्फाज के अंदर कुछ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट फॉर्म के अंदर, तो वो चीज़ें अभी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। तो दो चीज़ें आपको बताई मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर, कौन कौन सी, मतलब मेनली हमारा फोकस किस पे होगा? ICAP स्टडी टेक्स्ट के ऊपर, ताकि कोई कसर ना रह जाए, ठीक है। पेपर उसके अंदर से बनना है, वहाँ उसी को हम फोकस करेंगे। लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपको साथ में बुलेट्स की शक्ल के अंदर जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह टेस्ट साथ साथ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, इस पे मेरा बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ होता है कि टेस्ट बच्चे दें। अच्छा, इस सिलसिले में अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक क्वेश्चन कर लूँ, अगर थोड़ी सी मैं सख्ती करूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? पक्की बात है। टेस्ट के सिलसिले में देख लें, आज हल्फ दे रहे हैं आप, क्या ख्याल है? ये अब आप कह रही होंगी कि सर तो ज़बरदस्ती का हल्फ ले रहे हैं ठीक है। सो फ्री कंसेंट के साथ, फ्री कंसेंट के साथ, पक्की बात है। थोड़ी सी मतलब सख्ती कि अगर आपने टेस्ट ना दिया तो फिर अगले दिन बाकायदा तौर पे आपका एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक हो गया। चलें, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, वो तो कुछ हो गया, अनलेस कि आप जो भी रीज़न बताएं उसी को जेन्युइन साबित करने पे ना तुल जाइएगा कि जी ये मेरी जेन्युइन रीज़न थी, तो वो तो खैर चलें हो गया। लेकिन रूटीन में हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि कोई टेस्ट मिस ना हो, ठीक है। और फिर जब टेस्ट चेक होकर आपको वापस मिले तो उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाए, ठीक है, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चल जाए और आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए गाइडलाइंस दी जाएं कि अच्छा ये गलतियां थीं और इसको हमने अब आइंदा नहीं करना। तो मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में ये चीज़ भी शामिल रही है हमेशा से कि स्टूडेंट को टेस्ट डिस्कशन के दौरान ये बताया जाए कि आप के अंदर यहाँ ये गलती थी और ये कमी थी। आसमा उसका फ़ायदा क्या होगा? मतलब एक टेस्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलतियाँ की तो अगले टेस्ट में कम से कम वो तो नहीं होंगी, बताएं मुझे। फिर अगले में जो कुछ आप करेंगे तो वो नेक्स्ट टेस्ट में आप इम्प्रूव कर जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ इंशाल्लाह। फिर जब आपका मिड होगा और फिर जब आपका मॉक होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने सारे सेशन के अंदर जो टेस्ट अगर दिए हैं तो बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे आप कब तक? ICAP के पेपर्स में जाने तक। तो इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा। और अगर आप चाहेंगे तो एक तो मैंने आपसे अप्रूवल ले ली है
ठीक हो गया, जिस पे आपने माइंड भी नहीं करना, उसमें बेहतरी भलाई आपकी है, ठीक है, टेस्ट के बारे में। तो ये तो था जी फ्रॉम माय साइड। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कर लीजिए। कल से इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, यानी सिलेबस शुरू करेंगे। आज की तो हमारी डिस्कशन सिर्फ ओवरऑल एक कह ले ओरिएंटेशन टाइप थी, जो हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। ये भी ज़रूरी थी, ये चीज़ें भी, ताकि आपको आइडिया हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम फोकस्ड पढ़ाई पे मैं यकीन रखता हूँ। क्या मतलब एग्ज़ाम फोकस्ड पढ़ाई पे? यानी कि एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करवाना, ठीक हो गया। ये प्राइमरी फोकस होगा हमारी क्लास का इंशाअल्लाह। और चूँकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप लोगों को पेपर पास करवाना है मैंने, ठीक है। और अगर अल्लाह करे आप में से कोई ऐसा हो कि जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले सके तो क्या बात है, ठीक है। अलबत्ता मेरी कोशिश ये तो है कम से कम कि यार इस क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे पास हो जाएं, ठीक है। तो हमसे भी आ रही होगी कि सर किन लोगों से आप तो कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह यही होगी आई थिंक, ठीक है जी। तो ज़रा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़रा हाई रखें। कौन से वाले? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाले। आप जब पढ़ेंगे तो आपको फील होगा इंशाल्लाह हमारी जो स्टडीज़ हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाली हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चले ना आया तो पास तो हो जाएंगे, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। डन हो गया। तो इसी नोट के साथ हम इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह, और कल लेक्चर नंबर 2 में फिर हम बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो बुक्स ज़रा ले लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। वो आपके पास PDF में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हार्ड बाउंड जी उसमें ज़रा, हाँ जी